11th क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 का सी पार्ट, ठीक है, जिसका नाम है वेक्टर्स। देखिए, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दो टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट होती है हमारी स्केलर एंड सेकंड वन होती है हमारी वेक्टर्स, ठीक है। अब ये बात आती है स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ये वो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड को मैं आप लोगों को सेकंड के पार्ट में पहले भी डिटेल में समझा चुकी हूँ कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आता है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर, आइदर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, वो सारे क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है। हमारा मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, वर्क, ये सब के सब इसके एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के। जैसे हम मास को ही लें, मास कितना हो सकता है, 10 kg हो सकता है, और आप क्या ले सकते हो, 1000 ग्राम हो सकता है आपका। ये भी मास की यूनिट होती है ना, ग्राम भी होती है। 1000 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 kg के। तो यहाँ पे ये 1000 है, ये 10 है, ये क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है। अब इसी तरह से हम वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है इनके पास, एंड डायरेक्शन, और इनके पास एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होती है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट। अब वेट की बात करें, वेट में और मास में क्या डिफरेंस है। मास तो किसी ऑब्जेक्ट का 10 kg, 1000 ग्राम, ये तो मास है। वेट की बात करें बेटा, वेट क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं, वेट कैसे हो सकता है, 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन वेट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास तो 1 kg है, मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मास को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारा वेट आता है। अब देखो, एक्सेलरेशन के पास एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, हमने अभी लास्ट टॉपिक में भी किया था, सेकंड चैप्टर के डी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट के पास एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के वर्टिकली डाउनवर्ड में। सो वेट हमारी कैसे क्वांटिटी होगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है kg, ठीक है। इसी तरह से जैसे वेलोसिटी का एग्जांपल ले रखा है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इन ईस्ट, तो 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है सिंबल की। वेक्टर का सिंबल क्या होता है, आपका एरो हेड की फॉर्म में होता है कि यहाँ पे जो ये आपका ये साइन है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपर साइन है, ये ऑब्जेक्ट के हेड को डिनोट कर रहा है। इसे हेड भी बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, टिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेक्टर के टेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसे बोलते हैं हम हेड ऑफ द वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग लॉ वेक्टर एडिशंस को स्टडी करेंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर में कि हेड कहाँ पे अटैच है और टेल कहाँ पे अटैच है, ठीक है। अब आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर आपके दो टाइप्स के होते हैं, पोलर और एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर क्या होते हैं हमारे, ध्यान से देखिए, पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं, विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट्स और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक वेक्टर लिया इस डायरेक्शन में, इसी तरह से इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया, तो इन दोनों वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा हुआ, ये कॉमन पॉइंट ओ इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर मान ली ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। इसी तरह से बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, ओ है, तो ये ओ इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। तो इन वेक्टर्स को जिनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा एक्सियल वेक्टर की। ये एक्सियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिनके पास हमारा कह सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक्चुअल में हम एक्सियल वेक्टर्स को तब डिफाइन करते हैं जब हम सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है, विद इन द सर्कल मोशन को डिफाइन कर रहे हो। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को। सर्कल में रोटेशन ही होगा, ठीक है, अलोन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जिस एक्सिस में रोटेशन हो रही है उसके अलोन ही ये रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझे आगे, देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, एक रोटेशनल इफेक्ट दिख रहा है। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे जो एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है। हमारा एक्सियल वेक्टर अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, किसके अलोन मूव कर रहा है, तो एक्सिस है इसकी, किस तरह मूव कर रहा है, वो रोटेशन मोशन में मूव कर रहा है। बेटा ये कैसा रोटेशन मोशन है,
एंटी क्लॉकवाइज। ये मोशन कैसा है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। जब रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा तो उसकी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी? अपवर्ड। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है, ये वेक्टर की रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही अलोंग द सर्कल ऑब्जेक्ट का ना ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। तो इस तरह के मोशन में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर राइट हैंड थंब रूल भी। आप लोग ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे राइट हैंड थंब रूल के, क्योंकि आप इसे 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हम क्या देखते थे कि हमारा राइट हैंड है, हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता था? करंट को। और जो हमारी रेप्ड फिंगर होती थी, ये फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती थी बेटा? ये फिंगर रिप्रेजेंट करती थी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। इस केस में जो ये हमारी रेप्ड फिंगर होने वाली है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी रोटेशन को दिखाएंगे कि अगर ये कैसे ले रखा है मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरे फिंगर्स को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रैप्ट किया तो जो एक्सिस होंगी जिसके अलोन हमारा वेक्टर एक्ट कर रहा होगा वो एक्सिस कैसे हो जाएंगी? अपवर्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर ये हम लोग ले लें रैप्ट फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी जो एक्सिस और रोटेशन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा? डाउनवर्ड, ठीक है। ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है, और ये डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे? क्लॉकवाइज, अलोंग द क्लॉक ये डायरेक्शन है। अब बात करते हैं सम अनदर डेफिनेशंस की, जैसे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा कि हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब देखो मैग्नीट्यूड ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैथ्स वाला मैग्नीट्यूड है। जब भी आप मोड लेते किसी वेक्टर का, मोड लेते ना, विद इन द मोड हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। तो ये किसी वेक्टर का मोड किसको रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर के मॉडुलस को। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड, वेक्टर, इट्स मोड, और सिंबल दे दिया उस वेक्टर का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर हम लोग एक वेक्टर को डिवाइड कर दें उसके मोड से, उसके मॉडुलस से, तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होने वाली है जो हमारे वेक्टर की होगी, गिवन वेक्टर की होगी, ठीक है। वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी। अब देखो हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे भाई? दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, अलोंग द सेम डायरेक्शन वो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चा हमारे नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर है हमारा ए, इसकी डायरेक्शन कैसी है? हम लोग मान लेते हैं टुवार्ड द ईस्ट मूव कर रहा है। ये वेक्टर भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में टुवार्ड द वेस्ट मूव कर रहा है। इन दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों वेक्टर्स का, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो जो ए वेक्टर होगा इसके रिस्पेक्ट में बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे अगर मैं ए और बी वेक्टर को ऐड करूँ, इनका रिजल्टेंट निकालूँ, तो क्या करूँगी मैं? ए वेक्टर लेना, तो मुझे क्या चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो मैं क्या लूँगी? माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है ये नेगेटिव हो गया, किसका? गिवन वेक्टर ए वेक्टर का, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल नाम से ही है, इनिशियल मतलब ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास क्या हो? सेम कह सकते हैं आप लोग, या फिर कह सकते हैं कॉमन, ठीक है, जिनके पास सेम या कॉमन इनिशियल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं बेटा? जो अलोंग द सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन में क्या करें? एक्ट करें, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, अलोंग द सेम लाइन पैरेलल लाइन एक्ट करें, यहाँ पे भी ये दोनों वेक्टर्स अलोंग द सेम पैरेलल लाइन एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो कोलिनियर वेक्टर्स लाइन तो करेंगे सेम पैरेलल लाइन में, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर की। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं बेटा? कोप्लेनर मतलब जो किस में लाई करें? सेम प्लेन में जो वेक्टर्स लाई करते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, मतलब 2D डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन मतलब ये एक प्लेन हो गया। अगर इसी प्लेन में कोई एक वेक्टर लाई कर रहा है ए, ठीक है, यहाँ पर अनदर वेक्टर कोई लाई कर रहा है बी, तो ये दोनों ही वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। कि लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, उन्हें लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
मैंने अलोन द प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन एक वेक्टर लिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजन है, ठीक है, तो इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो ये कैसा वेक्टर हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर। और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिनके पास कोई इनिशियल या फिर कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता। जैसे अगेन मैंने क्या लिया, एक एक्स वाई प्लेन लिया है, दिस इज अवर एक्स एंड वाई प्लेन, इसमें ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, अब इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, डिफरेंट वे में रोटेट कर सकते हैं, वो आप जब रिजल्टेंट वेक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे डिफरेंट वे में लेते हैं। इसे हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये कहीं से भी आ रहा होगा, डॉटेड पीछे दिखा देंगे तो मतलब इसका जो ओरिजिन है या फिर इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन थी वेक्टर्स की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छे से पढ़ें। ये तो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म थी, आगे हम फर्दर वेक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ी जा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। बेटा हम करंट की बात करते हैं, करंट कैसी क्वांटिटी होती है, 10th में हमने पढ़ा था करंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।